चली आपकी पढ़ाई। तो आज मैं आपको एक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके जेई मेंस और नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप उसको ध्यान से देखो चीजों को, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, इसके नाम से आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब थ्रू केमिकल रिएक्शन, थ्रू केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन, तो इसमें दोनों तरह की चीजें पॉसिबल हो सकती हैं कि एक तो ये हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म होना, है ना, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का बनना, और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा केमिकल रिएक्शन फॉर्म होना। दोनों तरह की चीजें इसमें पॉसिबल है। तो हम इसमें दोनों तरह की चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल सेल क्या होते हैं, अगर उसको देखा जाए तो सेल दो तरह के होते हैं। पहला है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, है ना, और डैनियल सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो मेन इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू क्या होता है, इसमें इसका मेन पर्पस होता है टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग जो सेल पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये दो सेल के बारे में हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, और भी चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं कि एक बीकर लेते हैं, इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डालते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड डालते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड डालते हैं जो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो सके, ठीक है। और इसको हम लोग क्या रखते हैं, इसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। दूसरा इसमें जो हम लोग लेते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड आपने लिया और इसको आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते क्या है, इसके और इसको हम लोग यहां से एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा अटैच कर दिया, गैल्वेनोमीटर, इसी गैल्वेनोमीटर मीटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि इसमें जिंक जो इलेक्ट्रोड है ना, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, ठीक है। जिंक आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है, तो जिंक +2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, ऐसा करके,
जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिंक ऑक्सीडेशन होता है। और ये जब जिंक ऑक्सीडाइज होता है प्लस प्लस के फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पर आते हैं। उसी तरह से कॉपर जो है, आप देखोगे कि कॉपर +2 के फॉर्म में जाकर के यहाँ जमा होता है, कॉपर +2 के फॉर्म में जमा होता है, ठीक है, यहाँ +2 के फॉर्म में जमा होता है, इसमें जमा होता है। तो उसके चारों तरफ क्या होता है, जो कॉपर +2 के फॉर्म में जमा होता है तो सोल्यूशन में क्या बचा, सल्फेट आयन बचा, है ना, सल्फेट आयन सोल्यूशन में बचा। तो यहाँ पे इसके चारों क्या रहे, चारों तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा सोल्यूशन में, ठीक है। और यहाँ कॉपर +2 के फॉर्म में यहाँ जमा हो रहा है, तो यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर रिड्यूस्ड, कॉपर रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, अब इसमें हम देखते क्या है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, तो इसके बीच में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, देयर विल क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इसमें करंट का फ्लो होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी क्या होता है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि कुछ देर के बाद जब जिंक ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आएगा, तो यहाँ पर जिंक आयन का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, है ना, जिंक जिंक आयन का बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये चारों तरफ कॉपर प्लस आयन फॉर्म हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर आयन जाकर जमा होगा, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ निगेटिव आयन क्रिएट हो जाएगा। कुछ समय के बाद होगा क्या कि जिंक का ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा, जिंक विल नॉट ऑक्सीडाइज। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा, यहाँ और कॉपर का रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हुआ है, सर्किट फ्लो कंप्लीट नहीं है, आपको पता है जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होती है तब तक करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसके बीच में एक इसको, इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए हम इसके बीच में क्या लगाते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज देखो इस तरह का ब्रिज होता है, ऐसा सॉल्ट ब्रिज है ये, जिसे सॉल्ट ब्रिज, है ना। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, अमोनियम नाइट्रेट, ये लेते हैं, इस तरह की चीजें लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो इसके साथ रिएक्ट ना करे जनरली, है ना। जैसे मान लो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगर मान लो आपने यहाँ पर KCl लिया सपोज करो, तो क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस आयन इधर से इधर आएगा, Cl माइनस आयन यहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है। और K प्लस आयन जो होगा वो कहां से कहां जाएगा, K प्लस आयन इधर से इधर आएगा, K प्लस आयन, ठीक है, K प्लस आयन आएगा। तो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉल्ट ब्रिज जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके अंदर पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जनरली जो ये आयन है इसके साथ रिएक्ट ना करे, है ना। तो कंडीशंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज आप लेते हो, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो, तो कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन should be equal to आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, यानी कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, ये होना चाहिए। यानी कि कैटायन ये कैटायन जिस स्पीड से यहाँ जा रहा है उसी स्पीड से एनायन यहाँ से आना चाहिए, ताकि, है ना, इस पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आना चाहिए होना, इसकी वजह से होता क्या है कि सॉलिड ब्रिज ये आपको क्या करता है, ये सर्किट को एक तरह से क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सॉलिड ब्रिज, ये तो कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो ये यहाँ पर इनर्ट होना चाहिए, देखो जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो आपने Cl माइनस आयन है, अगर Cl माइनस आयन आप कहोगे ये जिंक आयन से रिएक्ट कर सकता है, अगर ये जिंक आयन के साथ रिएक्ट भी कर जाता है कैटायन, तो जिंक आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ZnCl2 फॉर्म करेगा, ZnCl2 फॉर्म करेगा, तो ZnCl2 जो होगा वो सोल्यूशन में ही रहेगा, ये नीचे का पीपीटी के फॉर्म में नहीं आएगा ना,
तो पीपीटी के फॉर्म में नहीं आएगा तो JnSL2 का सोल्यूशन में रहेगा, तो सोल्यूशन में रहेगा तो ये वापस क्या होगा, आयनाइज कर जाएगा, फिर से आयन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन होती है इलेक्ट्रोलाइट लेने की। तो इसमें हम देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसको पॉज करके आप बना सकते हो, उसके डायग्राम को नोट कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम को आप नोट कर सकते हो, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, है ना, वो देखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको रब कर रहा हूं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये देखें, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसका पहला फंक्शन होता है इट कंप्लीट दी सर्किट, ये पूरी सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर आयन के फॉर्म में ये हो रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ होगा, एनोड से कैथोड की तरफ होगा। और करंट का मूवमेंट क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ये जो निगेटिव चार्ज होता है इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, एनोड और कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो करंट का फ्लो किधर से होता है, आप समझ गए इसको, है ना। तो जिसमें आप इसको करंट का फ्लो जो होता है एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट साइड में करंट का फ्लो होता है, तो करंट का फ्लो जो होगा वो क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। इसको आप लर्न भी कर सकते हो लोन के फॉर्म में, LOAN, लोन, लोन के फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो, है ना। लेफ्ट, इसको हम लोग फुल फॉर्म देखें तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, है ना, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देख रहे हो इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यह तो ऑक्सीडेशन, और एनोड, और क्या हो गया, निगेटिव, एनोड निगेटिव। ठीक है, तो एनोड यहाँ पर निगेटिव के फॉर्म में है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये लोन के फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बता रहा था फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये होता है, पहला फंक्शन है टू कंप्लीट दी सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट, ये सर्किट आप देख रहे हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और यहाँ आयन का फ्लो हो रहा है, ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो रही है। ठीक है, टू कंप्लीट दी सर्किट। दूसरा इसका फंक्शन होता है टू न्यूट्रलाइज दी चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोड, टू न्यूट्रलाइज दी चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब आप देख सकते हो इसके अंदर, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा, तो होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको होता क्या है कि ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे आता है तो इसको पॉजिटिव को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। क्योंकि अगर इसका कंसेंट्रेशन यहाँ बहुत बढ़ जाता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो जिंक होगा ऑक्सीडेशन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि कॉपर आयन सोल्यूशन में जाकर के इस पे इलेक्ट्रोड को जमा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड को जमा नहीं होगा, समझ रहे हो उसको। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा, तो इससे जमा नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के फॉर्म में नहीं फॉर्म हो पाएगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ से हटना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये के प्लस आयन क्या करता है, इस निगेटिव चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है ना। और न्यूट्रलाइज करने से होता क्या है कि कॉपर आयन जो है यहाँ पर जमा होता रहता है, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होता रहता है, और इससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहता है इसके बीच में, और करंट का फ्लो होता रहता है, करंट का फ्लो होता रहता है इसके अंदर। तो इसलिए इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, इनका इसका न्यूट्रलाइज होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें होती है, ये क्या होती है, ये सॉल्ट ब्रिज का एक और फंक्शन होता है, ये जो लिक्विड, एक होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है इसके यहाँ पर क्रिएट होता है सोल्यूशन में, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, इट मिनिमाइज दी लिक्विड लिक्विड
जंक्शन पोटेंशियल, इसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जिंक ऑक्सीडाइज होकर पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया है। ये सोल्यूशन में निगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल, तो आप जैसा कि देख रहे हो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, और ये पोटेंशियल जो है, ये लिक्विड लिक्विड के बीच में जो पोटेंशियल है, ये कौन सा है, ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ है। तो एक का डायरेक्शन इधर डायरेक्शन में होगा, एक का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो पोटेंशियल जो लिक्विड सोल्यूशन में है फॉर्म हुआ है, इसको क्या कहेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल होगा और ये पोटेंशियल एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो मान लो इसके बीच में अगर गैल्वेनोमीटर स्टार्टिंग में 1.1 वोल्ट दे रहा है, तो ये पोटेंशियल इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करता है ना, मिनिमाइज करता है, क्योंकि यहाँ चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। तो आपको इससे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसका तीन फंक्शन होता है, एक सर्किट को कंप्लीट करना, दूसरा इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करना, और तीसरा जो मेन फंक्शन होता है ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी आपको आउटर सर्किट में मिल रही है। तो ये है आपका मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम लोग डैनियल सेल और, है ना, वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे हम, इसके अंदर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है ना, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का एक तरीका होता है, वो देखेंगे हम अभी, है ना। इसको पॉज करके आपने नोट कर लिया, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, है ना। इलेक्ट्रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका, इसमें आप देख रहे हो कि ये एनोड है, ये कैथोड है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इसके बीच में जो बैटरी है, ये जो बैटरी है यहाँ पर, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखाती है। ठीक है, तो ये दिखाती है, ई नॉट सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन कैथोड, ये फॉर्मूला होता है, ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ये जिंक है, ऑक्सीडाइज होकर जिंक +2 के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग यहाँ पर ये जो हमें एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फिलहाल मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहा हूँ कि ई नॉट जिंक +2 जिंक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, जैसे जिंक +2 जिंक इसकी वैल्यू होती है। उसी तरह से ई नॉट कॉपर +2 कॉपर, इसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट, ये होती है ना। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये निगेटिव में, ये निगेटिव में क्यों है, ये पॉजिटिव में क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसलिए हमने इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिया है ना, इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक +2 जिंक का मतलब रिडक्शन हुआ है ना। जिंक +2 जिंक को आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जिंक +2 जिंक इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मान के चल रहे हैं कि इसका हमने रिडक्शन लिया है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया हमने, है ना। दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पे जिंक के फॉर्म में और यहाँ पर कॉपर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो क्या है, ये एनोड है, और वो कॉपर क्या है, कैथोड है, आप जैसा कि देख रहे हो। तो इसमें हम कॉपर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ई नॉट सेल जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कॉपर +2 कॉपर माइनस ई नॉट जिंक +2 जिंक, ये लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर +2 कॉपर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी,
प्लस 0.34 वोल्ट हो गई, ये हमने निकाला, एक्सपोनेंशियल निकाला गया, और इसकी वैल्यू जो रहेगी माइनस 0.76 वोल्ट हो गई। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये हमने लिया यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू जो हमारी आई एक्सपोनेंशियली वो कितनी आई, 1.1 वोल्ट, ये 1.1 वोल्ट आया। यानी कि इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 1.1 वोल्ट की फॉर्म हुआ है। यानी कि 1.1 वोल्ट की करंट मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस की है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बैटरी जो आपकी जो फॉर्म हुई है 1.1 वोल्ट की है। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, और देखो इसमें आप ये भी देख सकते हो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। इसको देखो हम ऐसे दिखाते हैं, है ना। जो ऑक्सीजन का पार्ट होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हो रहा है, तो जिंक लिखेंगे, जिंक जिंक +2 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिखा। और ये जिंक ऑक्साइड हो रहा है, उसके बाद दो वर्टिकल लाइन लेंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कॉपर +2 कॉपर, ये ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर हम हमेशा क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड में जो लिखेंगे वो रिडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे, रिडक्शन वाला पार्ट है ना। और उसके बीच में दो वर्टिकल लाइन लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये बताता है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर एक टर्म आता है, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो देखेंगे हम इसके अंदर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ठीक है, इसको रब कर देता हूं, हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखें तो होता क्या है कि जैसे किसी मेटल को, जैसे एम मेटल है ना, उसके सोल्यूशन में डाल देते हैं, M+N के फॉर्म में, उसके सोल्यूशन में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाला, कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला, है ना। तो मेटल को उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो इसमें दो तरह की चीजें इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो हो सकता है पहला इसमें पॉसिबिलिटी, इसमें कई पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी नंबर वन क्या हो सकता है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए, मेटल विल ऑक्सीडाइज, यानी कि M कन्वर्टिंग इनटू M+N इलेक्ट्रॉन, ये मेटल ऑक्सीडेशन हो गया इसके अंदर, है ना। तो पहला केस इसमें केस पॉसिबिलिटी नंबर 1 उसका मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल क्या होगा, यहाँ पे इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी 1 है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब मेटल को उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं, M+N है और ये मेटल है, तो M+N जो है इसका रिडक्शन हो जाए, N इलेक्ट्रॉन लेकर के ये मेटल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए और इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज आ जाए, निगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। सेकंड पॉसिबिलिटी है, इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि मेटल और उसके सोल्यूशन के बीच में, है ना,
मेटल और उसके सोल्यूशन के बीच में दैट इज क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मेटल पर नेगेटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मेटल और उसके सोल्यूशन के बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, है ना। तो उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन मेटल dissolve in its own solution, there is creating a potential difference, there is creating a potential difference between metal and its solution, है ना, metal and its solution. This is called potential, this is called electrode potential, this is called electrode potential, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसकी क्या वैल्यू है ये हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम लोग जैसे कोई डिस्टेंस निकालते हैं, जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इतना डिस्टेंस है, तो इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे। to calculate the electrode potential we will take a reference electrode that is called standard hydrogen electrode, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, to calculate the potential difference between metal in its solution we take a reference electrode, that reference electrode is called, है ना, that is called reference electrode। और उसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम लोग बेसिकली लेते हैं वो कौन होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो वो देखेंगे हम इसके अंदर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में भी हमने जितना भी जिंक इलेक्ट्रोड लिया था या कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था, जितने भी इलेक्ट्रोड्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह से बीकर लेते हैं, उसमें इस तरह से ये ऐसा लिया हमने, यहाँ पर प्लैटिनम का ब्लॉक है, जैसे प्लैटिनम ब्लॉक, और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेते हैं, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ना 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम यहाँ से पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये है ना, ये और ये प्लैटिनम का वायर है और ये ग्लास का ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन गैस जब इस पर आती है तो क्या होती है, इसमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से आने के बाद इस इलेक्ट्रोड पर जाकर के जमा होती है ना, एब्जॉर्ब ऑन द मेटल सरफेस, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन मेटल सरफेस, है ना। इसमें एब्जॉर्ब ऑन हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। तो ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशन देखो ले रखी है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है और जो हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर पास कर रहे हैं,
तो इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक इसमें है ना, पहला कंडीशन है कंडीशन 1, इसमें अगर आप देखो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप इसको है ना, ये ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, E0 H2 2H प्लस। ये E0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, E0 H2 H2H प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू जो है 0.00 वोल्ट है, यानी 0 वोल्ट मान के चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने माना है। उसी तरह कंडीशन नंबर 2, इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंडीशन 2, इसमें आप देखो तो इसमें क्या हो सकता है कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2 इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो E0 2H प्लस H2 दिस इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट, ये फॉर्म हो जाए इसके अंदर। ये रिडक्शन फॉर्म में भी है ना, ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये पहला वाला जो था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा वाला जो है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये लेते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और दोनों ही वैल्यू क्या रहती है, 0 वोल्ट रहती है, ये ध्यान रखना आप इसके अंदर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिया इसके अंदर, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसको हम लोग ये वैल्यू हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर। अब इसके रिस्पेक्ट में जैसे मैंने बताया था, डिस्टेंस हम किसी रेफरेंस पॉइंट के लिए के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस निकालते हैं, उसी तरह किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लिया, अब इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनका पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले आप देखते हैं, जैसे मान लो जिंक इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल निकालना है, जिंक इलेक्ट्रोड उसका निकालना है। इसमें कैसे हम देखो, इसको हमने कैसे बनाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक बीकर लेते हैं, इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डालते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड है, और इसमें हम लेते हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ +2, ये प्लस चार्ज के फॉर्म में जिंक ऑक्साइड होता है ना, और यहाँ पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो भी हमने बनाया था ऐसे करके, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, और यहाँ पर 1 मोलर एस्टर सोल्यूशन हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर जिंक का और इसको आपस में हमने बताया है, जैसा कि यहाँ पर हम इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं इसके अक्रॉस, और मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर हम जैसा सॉल्ट ब्रिज लगाया करते थे, ये सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक का ऑक्सीजन हो रहा है, जिंक इसमें ऑक्सीडाइज होगा, ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, जिंक की ऑक्सीडाइज्ड,
ठीक है। और यहाँ कॉप यह हाइड्रोजन जो होगा यहाँ रिड्यूस होगा यहाँ पर 2H प्लस बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्टिंग इनटू H2, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में जमा होगा। ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये जो इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसके बीच जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो कैसे देख निकालेंगे। तो मैंने बताया कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ई नॉट सेल निकालने के लिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी रीडिंग दे रहा है, ये कैसे निकालेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। ये गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग दे रहा है वो कितनी देगा, जैसे गैल्वेनोमीटर। तो ये देखो रीडिंग क्या देगा, है ना। इसको निकालने के लिए ई नॉट सेल निकालेंगे, तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड, ये हो गया कैथोड माइनस एनोड। ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कैथोड को भी रिडक्शन के फॉर्म में लेते हैं और एनोड को रिडक्शन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है। अब आप देखो ये जो प्रैक्टिकली आप इसमें निकालोगे तो ये जो यहाँ पे जब इसको जोड़ोगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग देगा आपको, वो रीडिंग हम देखेंगे वो 0.76 वोल्ट की दे रहा है रीडिंग, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ रही है। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ई नॉट सेल इजकल टू ई नॉट कैथोड यानी कि 2H प्लस H2 माइनस ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है। और आप देखो ये H प्लस H2 का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू जो आती है वो मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको क्या लेते हैं ई नॉट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो लेते हैं वो लेते हैं 0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट ये लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई आपकी ई नॉट सेल जो इसके रिस्पेक्ट में आया वो 0.676 वोल्ट है, तो यहाँ पर 0.76 रख दिया आपने। और हाइड्रोजन का कितना आया 0.00 वोल्ट, ये हो गया माइनस ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक, ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकालना है हमको जिंक का, ये वैल्यू तो निकालनी है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो ये वैल्यू जो हमारी आ रही है वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितनी आएगी, दिस विल इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, ये वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट आएगी। तो ये जो वैल्यू हमने आप स्टार्टिंग में यूज किया था वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है। तो देख लिया आपने बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है माइनस 0.76 वोल्ट आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जिंक इलेक्ट्रोड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू आ रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको निकाला जिंक इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। उसी तरह मान लो कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का कैसे निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। इस बार क्या देखते हैं कि कॉपर का जो होगा इस बार रिडक्शन होगा, है ना, कॉपर का रिडक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लोग कॉपर को इस साइड लेंगे, यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया आपने जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसको कहाँ डाल दिया आपने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है। इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल में निकालना है। ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं हम इसमें, इस बार जो है हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के इसमें जोड़ेंगे। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है विथ, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमने लिया हुआ हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, 1 मोलर एस्टर सोल्यूशन है जैसा हमने लिया था, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं,
विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर इलेक्ट्रोड को अटैच कर देते हैं। फिर मैंने कहा जोड़ा यहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बार हो क्या रहा है, इस बार हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ये आप देखोगे ये एक्सपेरिमेंटल है सारा, हम एक्सपेरिमेंटली इसको लैब में कर रहे हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का क्या होगा, इस पर रिडक्शन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस बार क्या होगा, आप देखोगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल में निकालना है। इसकी वैल्यू अभी आपको मैंने बताई थी कि ये वैल्यू हमेशा 0 होती है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। H2 2H प्लस दिस इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट, 0 वोल्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो इस बार हम देखते हैं, जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस बार हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आ रही है हमारी, वो कितनी आ रही है, 0.34 वोल्ट आ रही है, 0.34 वोल्ट इसकी रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो ई नॉट सेल हमने निकाला तो क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। ठीक है, ई नॉट रिडक्शन एनोड। ठीक है, तो ई नॉट सेल कितना हो रहा है, ई नॉट है ना, कैथोड माइनस एनोड। तो इस बार क्या हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर हम इधर लेंगे रिडक्शन कैथोड के फॉर्म में। हमेशा ई नॉट का फॉर्मूला ये रहेगा, कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन, और दोनों रिडक्शन के फॉर्म में, ये ध्यान रखना आप हमेशा। तो ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर माइनस ई नॉट है ना 2H प्लस H2, ये हो गया। इसका ई नॉट सेल निकालना है हमको। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी जो आई अभी रीडिंग निकालने क्या निकाला, ये 0.34 वोल्ट आई हमारी एक्सपेरिमेंटली। दिस इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर निकालना है आपको, माइनस 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आया है ना विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.34 वोल्ट आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड निकाला विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो इस तरह से हम इसमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं। यानी हमें कोई भी कॉपर जिंक इसके अलावा कोई भी मेटल्स हैं, है ना, किसी का भी निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इसमें निकाल सकते हैं। और इसके बेसिस पर ही एक सीरीज बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो देखेंगे हम लोग। सारे जितने भी हमने जो हमारे पास मेटल्स हैं या जो नॉन मेटल्स हैं, सारे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसको बाद हम उसको क्या करेंगे, उनके रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जब अरेंज करेंगे तो एक सीरीज फॉर्म होगी, जिस सीरीज का नाम हम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हेन इसमें आप लिख सकते हो, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोड is arranged different electrode is attached, ऐसा लिख सकते हो, attached with standard hydrogen electrode, attached with standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, and their electrode potential is calculated. The electrode potential is calculated and the electrode potential is calculated. We got a series
we got a series that is electrochemical series है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज different electrode is arranged different electrode is arranged in increasing order of इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू जैसे हम लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मान लो यहाँ लोएस्ट वैल्यू जो लेते हैं जैसे लिथियम +2 लिथियम है, ठीक है ना, लिथियम है, इसकी वैल्यू है ना, कुछ भी इसमें वैल्यू रहेगी -x वोल्ट, x वोल्ट इसके अंदर है। ठीक है, बीच में आप देखोगे कि यहाँ पर जिंक की रहेगी वैल्यू, जिंक +2 जिंक -0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन की बीच में रहती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 2H + H2 दिस इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, और E0 कॉपर +2 कॉपर, इसकी वैल्यू +0.34 वोल्ट। E0 Ag + Ag +0.80 वोल्ट, ऐसा करके ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और लास्ट में आप देखोगे F2 E0 F2, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ E0 F2 2F- रिडक्शन पोटेंशियल का लेंगे, इसके कुछ वैल्यू है प्लस में है, ठीक है, +y वोल्ट ये। तो ये सबसे बीच के बीच में और भी एलिमेंट है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर्म की गई है। सबसे कम इलेक्ट्रो पोटेंशियल इसका होगा लिथियम का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये सीरीज बनाई गई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सीरीज फॉर्म की गई है। ठीक है, तो ये है। अब इसके बारे में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने बनाया है इसका क्या एप्लीकेशन है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इसके अंदर। हाँ, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें पहला एप्लीकेशन है रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing
पावर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे देखो जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा, जैसे मान लो अभी आपने देखा E0 F2 F माइनस, इसका और रिडक्शन पोटेंशियल जो है प्लस वाई वोल्ट, अभी आपने देखा। ठीक है, और इसका मान लो E0 लिथियम +2 लिथियम, इसका -X वोल्ट है, ऐसे करके। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे लिस्ट वैल्यू है अगर ये, है ना, और ये रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है, इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। और ये दूसरे का क्या है, लिस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, यानी कि उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है ना, यानी कि ये क्या हो रहा है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि F2 इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेकर के F माइनस में होने की ज्यादा टेंडेंसी है इसके अंदर। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल का ज्यादा है, यानी कि ये खुद रिड्यूस होगा, है ना, और ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो कि हायर इज रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज दी रिडक्शन पोटेंशियल, greater is the oxidizing power, greater is the oxidizing power। उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। और अगर आप देखो यानी कि F2 का जो होगा वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी आप कह सकते हो कि F2 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यानी खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, उसी तरह लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है आप कह सकते हो कम है, और रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो वो क्या करेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से आप कह सकते हो कि, है ना, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम रहेगा, है ना, लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी ऑक्सीडाइज ज्यादा हो रहा है, easier it will oxidize, it will oxidize, and better is, है ना, reducing agent, reducing agent, एजेंट लिथियम के रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल अगर सबसे कम है यानी कि वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो, यानी कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना, के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरा इसका एप्लीकेशन है ना, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल।
इसेंट्रिक ईएमएफ ऑफ दिस सेल। जैसा अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है कि ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, और मान लो ई नॉट एजी प्लस एजी है ना प्लस 0.80 वोल्ट। ये हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। तो देखो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एनोड रहेगा, ध्यान रखना। ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है तो ये हमेशा ये क्या रहेगा, लेसर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर है ये, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एनोड, ये एनोड के फॉर्म में रहेगा। और इसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका भी हायर रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कैथोड के फॉर्म में रहेगा। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल अगर लेते हो अगर आप इसके अंदर, हायर रिडक्शन पोटेंशियल तो ये हो जाएगा कैथोड के फॉर्म में, ये कैथोड के फॉर्म में होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने आपको जो बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका बताया था, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड है ना, इनोड रिडक्शन कैथोड मैंने आपको बताया था, इनोड रिडक्शन कैथोड माइनस इनोड रिडक्शन एनोड। तो यहां क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी ई नॉट एजी प्लस एजी कैथोड हो गया माइनस कॉपर प्लस टू कॉपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्लस 0.080 माइनस 0.34, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे, प्लस 0.46 वोल्ट, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपने बताया है कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं अगर हमको ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तीसरी एप्लीकेशन इसमें है प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे हम, तीसरा है प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन ये देखेंगे हम इसके अंदर। जैसा अभी आपने देखा कि जैसे हमने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन होती है, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन ले लें कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। जिंक कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो हम लोग ये देखेंगे कि इस रिएक्शन में देखोगे तो जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर होगा इसके अंदर। और इसमें क्या देख रहे हो आप, इसके अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो ई नॉट सेल अगर हम निकालते हैं इसका, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन कैथोड यानी कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक, ये होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू प्लस, जैसा अभी आपने देखा प्लस 3.34 वोल्ट है और माइनस 0.76 वोल्ट है। तो ये कितनी आ रही है, प्लस 1.1 वोल्ट आ रहा। इनॉट सेल इसका पॉजिटिव है, तो किसी रिएक्शन का इनॉट सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, इनॉट सेल पॉजिटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इनॉट सेल पॉजिटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन होगी, ठीक है।
ये रिएक्शन हो रही है, आप जैसा कि देख रहे हो इसके अंदर। रिएक्शन हो रही है, लेकिन दूसरी रिएक्शन को अगर आप इसी तरह देखो, इस रिएक्शन को नोटिस करो, इसका निकालोगे अगर आप इसके अंदर, तो सेकेंड रिएक्शन का, तो कॉपर प्लस जिंक प्लस 2, दैट इज कॉपर प्लस 2 प्लस जिंक। इसमें क्या हो रहा है, ई नॉट से लेकर इसका निकालें, ई नॉट, इसमें जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक प्लस 2 जिंक माइनस ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.34, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1.1 वोल्ट आएगी। तो माइनस 1.1 वोल्ट आई, यानी रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी रिएक्शन क्या हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी आप कह सकते हो जिसका यूनिवर्सल नेगेटिव होगा वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यूनिवर्सल नेगेटिव है इसका। यानी किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेसिस से बता सकते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीसरा एप्लीकेशन इसका था, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नस्ट इक्वेशन और हाफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नस्ट इक्वेशन देखेंगे और उसके हाफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में देखेंगे।